स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक विधेयक के बारे में जो संसद के महत्वपूर्ण विधेयक है। आज इन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पहले इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें और लास्ट में चढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि आपने इससे पहले पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे इनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप लोग जाके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी के 30 टॉपिक को, जो कि है संसदीय शब्दावली विधेयक के बारे में। जो महत्वपूर्ण विधेयक है इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विधेयक क्या होती है, यानी कि जो बिल है यह कानून कैसे बनती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी मंत्री के द्वारा संसद में इस विधेयक को लाया जाता है, यानी कि किसी प्रकार का जो कानून है, मान के चलिए एक कानून है कि यदि कोई चोरी करता है तो उन्हें 5 साल की सजा दी जाएगी। तो यह कानून है। तो पहले यह विधेयक के रूप में लाया गया होगा, बाद में इसे कानून बनाया गया होगा। तो जान लेते हैं जो विधेयक है यह किस प्रकार कानून बनती है। तो सबसे पहले किसी भी मंत्री के द्वारा इस विधेयक को जो कि संसद में पेश किया जाता है, इसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा होती है। और इसके बाद यदि इन दोनों सदनों से यह बिल पारित हो जाती है, तब जाकर राष्ट्रपति इस विधेयक पर जो कि हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर कोई भी विधेयक कानून बन पाती है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप आसानी भाषा में समझ लें कि जो विधेयक है यह दोनों सदनों में जाएगी और उस पर चर्चा होगी, और यदि दोनों सदनों से यदि यह पारित हो जाए यानी कि पास हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति भी इस पर हस्ताक्षर कर दे, तब जाकर कोई भी विधेयक कानून बन पाएगी। तो आज इन सभी विधेयक के बारे में देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं, इनसे क्या क्या पॉइंट बनते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो संसद के सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विधेयक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो विधेयक है साधारण विधेयक, तो यह सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। देख लेते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक को। तो जो मंत्रियों के द्वारा विधेयक पेश की जाती है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, यानी कि जो विधेयक जो मंत्रिपरिषद के मंत्री है यह पेश करेंगे तो वह विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएगा। और अन्य सदस्यों द्वारा जो विधेयक पेश की जाती है उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो मंत्री है इनके द्वारा यदि कोई विधेयक पेश की जाती है तो वह सरकारी विधेयक कहलाता है। वही अन्य सदस्यों के द्वारा जो विधेयक पेश की जाती है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। आगे चलते हैं। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जो साधारण विधेयक है तो इसे संसद में पेश करने से पहले जो राष्ट्रपति है इनकी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इन्हें हम संसद में पेश कर सकते हैं। राज्यसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकता है। जो राज्यसभा है तो इसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकता। यानी कि कोई विधेयक है तो उसे लोकसभा या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकता। यदि वह 6 महीने से अधिक रोकता है तो इस कंडीशन में वह बिल पारित मानी जाती है। साधारण विधेयक को लेकर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जो साधारण विधेयक है और इस पर किसी प्रकार का मतभेद हो जाती है दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में, तो इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है यह संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।
दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन होती है लोकसभा और राज्यसभा, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनके द्वारा की जाती है। विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, यानी कि कोई विधेयक है तो यह लोकसभा और राज्यसभा या दोनों से पास हो गया तो उसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर ले या पुनर्विचार के लिए फिर से संसद में भेज दे या अपने पास सुरक्षित रख ले। जो राष्ट्रपति है तो इस विधेयक को या तो स्वीकार कर ले या इसे पुनर्विचार के लिए फिर से संसद में भेज दे, यानी कि फिर से विचार करने के लिए इसे संसद में भेज दे या इसे अपने पास सुरक्षित रख ले, जो कि राष्ट्रपति के वीटो पावर के द्वारा यह अपने पास जो कि किसी भी बिल को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति है तो यह किसी भी बिल को स्वीकार कर सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए संसद में फिर से भेज सकते हैं या जो बिल है इसे अपने पास वीटो पावर के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लिए जो साधारण विधेयक है इनके बारे में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब है संविधान संशोधन विधेयक। जो संविधान में संशोधन किया जाता है इनके बारे में देख लेते हैं। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं इन सभी के बारे में। इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो संविधान संशोधन विधेयक है यानी कि संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन की जाती है तो उसका विधेयक जो कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। जो संविधान संशोधन का वर्णन है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है और यह प्रावधान जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, यानी कि जो संविधान संशोधन विधेयक है यानी किसी प्रकार का जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो उसे 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है, यानी कि लोकसभा से भी वह 2/3 बहुमत से पास हो और राज्यसभा से भी वह 2/3 बहुमत से पास हो, तभी जाकर वह संविधान संशोधन विधेयक आगे बढ़ सकेगी। और इसका ही एक और कंडीशन है, कुछ संविधान संशोधन को संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभा से पारित होना अनिवार्य है। कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन विधेयक है जिसे लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों की विधानसभा से भी पारित होना अनिवार्य है। इसे लगभग 50% से अधिक राज्यों के विधानसभा से पारित होना अनिवार्य है, यानी कि वर्तमान में 28 स्टेट है तो इनमें से 50% से अधिक राज्य यानी कि 14 से अधिक राज्य यानी कि कम से कम 15 राज्यों के विधानसभा से भी पारित होना अनिवार्य है। जैसे कि जीएसटी बिल, जो जीएसटी बिल है तो इसे 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो इसे लाने के लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया गया था, फिर 50% से अधिक राज्यों के विधानसभा से भी पास किया गया था, तब जाकर यह विधेयक कानून बन सका है। ठीक है ना। तो इस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। जो संविधान संशोधन विधेयक है तो इसके लिए जो संयुक्त अधिवेशन होती है यह नहीं बुलाया जा सकता। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है। जो राष्ट्रपति है तो यह संविधान संशोधन विधेयक को जो कि सहमति देने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान जो कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किया गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिए संविधान संशोधन विधेयक को कि किस प्रकार संविधान संशोधन विधेयक को कानून बनाया जाता है। देख लेते हैं एक बार और इसे। तो इसका वर्णन जो कि अनुच्छेद 368 में है और इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को जो कि संसद के दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है और कुछ संशोधन विधेयक को संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभा से पारित होना अनिवार्य होता है। इसे कम से कम 50% से अधिक राज्यों की विधानसभा से
पारित होना अनिवार्य होता है और इस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है ना। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति जो कि संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है। अब है वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक है इनके बारे में देख लेते हैं। वित्त विधेयक मुख्यतः तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। जो वित्त विधेयक है तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धन विधेयक, जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक टाइप 1, इसका वर्णन अनुच्छेद 117 के 1 में है। और वित्त विधेयक टाइप 2, इसका वर्णन 117 के 2 में है। ठीक है ना। जो वित्त विधेयक है यह 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2। तो देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है धन विधेयक 110। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इस स्लाइड को अच्छी तरह से समझें। धन विधेयक, इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। किसी कर को लगाना या कर को समाप्त करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, यह सभी धन विधेयक में आते हैं। यानी कि कोई भी टैक्स को लगाना या जो कि टैक्स को समाप्त करना है या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो यह सभी विधेयक जो कि धन विधेयक कहलाते हैं। ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा ऋण लेना या उससे संबंधित किसी कानून में परिवर्तित करने की विधेयक भी धन विधेयक कहलाएगा। जो सरकार द्वारा ऋण लेना या उससे संबंधित किसी भी विधेयक में जो कि परिवर्तन करना, यह सभी धन विधेयक कहलाएगा। भारत के संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन डालना या निकालना भी धन विधेयक ही कहलाएगा। जो भारत की संचित निधि है या आकस्मिक निधि है, तो इनमें धन को डालना या निकालना, यह सभी धन विधेयक ही कहलाता है। धन के आय और व्यय संबंधित कोई विधेयक धन विधेयक ही कहलाएगा। ठीक है ना। जो धन है तो इसके आय या व्यय यानी कि खर्चा और जो व्यय होता है, ठीक है ना, तो इन सभी से संबंधित विधेयक भी धन विधेयक ही कहलाएगा। एक बार और इसे देख लेते हैं। किसी कर को लगाना या कर को समाप्त करना या उसमें परिवर्तन करना, यह सभी धन विधेयक कहलाता है। यानी कि टैक्स को लगाना, टैक्स को समाप्त करना या किसी प्रकार का परिवर्तन करना, यह सभी धन विधेयक कहलाता है। सरकार द्वारा ऋण लेना या उससे संबंधित किसी कानून में परिवर्तन करना, यह सभी विधेयक भी धन विधेयक कहलाता है। भारत के संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन डालना या निकालना भी धन विधेयक ही कहलाता है। धन के आय और व्यय संबंधित कोई विधेयक धन विधेयक ही कहलाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कि कोई भी विधेयक जो कि धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है ना। जो धन विधेयक होते हैं तो इसे सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। इससे पहले जो साधारण विधेयक थी और जो संविधान संशोधन विधेयक थी, तो इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता था, परंतु जो धन विधेयक होते हैं इसे सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यानी कि जो धन विधेयक लोकसभा में लाया जा रहा है, तो इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। उसी के बाद जो कि यह विधेयक लोकसभा में आ सकती है। और जो यह धन विधेयक होती है यह सरकारी विधेयक होती है। यानी कि यह विधेयक सिर्फ मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है, अन्य सदस्यों के द्वारा इसे नहीं लाया जा सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसे पारित करना पड़ता है, अन्यथा विधेयक पास मानी जाती है। ठीक है ना। जो यह धन विधेयक है तो इसे सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है और यहाँ से पास होने के बाद इसे राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है और राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। उसी के अंदर में इन्हें बताना पड़ता है, अन्यथा यह विधेयक जो कि पास मानी जाती है। यदि वह 14 दिन के अंदर में इसे पारित नहीं करते तो यह विधेयक जो कि पास मानी जाती है।
धन विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। जो संसद की संयुक्त बैठक होती है तो धन विधेयक के मामले में इसे बुलाया नहीं जा सकता। नोट को ध्यान में रखें, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। जो जितने भी धन विधेयक है यह सभी जो कि वित्त विधेयक होंगे, परंतु जितने भी वित्त विधेयक है यह सभी धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि जो धन विधेयक है यह वित्त विधेयक के ही टाइप है। इसीलिए धन विधेयक केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है, यह अन्य सदस्यों के द्वारा नहीं लाया जा सकता। ठीक है ना। जो धन विधेयक है तो यह सरकारी होते हैं, यानी कि यह केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता। जो अन्य सदस्य होते हैं इनके द्वारा यह नहीं लाया जा सकता। अब देख लेते हैं वित्त विधेयक के बारे में। जो वित्त विधेयक है इनके बारे में देख लेते हैं। ऐसे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से जुड़ा है यह वित्त विधेयक कहलाएगा, यानी कि जितने भी मुद्दे जो कि पैसों के लेन देन से संबंधित है वह सभी मामले जो कि वित्त विधेयक कहलाते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। जो वित्त विधेयक है यदि यह लोकसभा से पास हो जाए तो उसके बाद इसे राज्यसभा के पास भेज दी जाती है। राज्यसभा को इसमें साधारण विधेयक की तरह ही शक्ति प्राप्त है। जो साधारण विधेयक थी तो इसी के प्रकार इसमें राज्यसभा को शक्ति सभी प्राप्त है। ठीक है ना। जिस प्रकार साधारण विधेयक में जो कि राज्यसभा को शक्ति प्रदान थी, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा को जो कि वित्त विधेयक में शक्ति प्राप्त है। विधेयक को लेकर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है ना। किसी प्रकार के मतभेद हो जाए तो इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है यह संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होती है तो इसकी अध्यक्षता जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो ऑप्शन सी किसी में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है? तो ऑप्शन सी धन विधेयक में। साधारण विधेयक में राज्यसभा को अधिकतम कितना समय दिया जा सकता है? तो ऑप्शन सी 6 महीना अधिकतम समय दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किनके पास है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, किनके हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून बनती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए कितना प्रतिशत राज्यों के विधानसभा से पारित होना अनिवार्य होता है? ऑप्शन डी 50% से अधिक राज्यों के विधानसभा से पारित होना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन नंबर 11, कर को लगाना या कर को समाप्त करना किस विधेयक के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करते हैं? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, धन विधेयक को पहले
किस सदन में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो ऑप्शन बी मात्र 14 दिनों तक इसे रख सकती है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए धन विधेयक, जो केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।